नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में चल रही मनरेगा की 1,57,000 योजनाओं पर चलेगी कैंची। जानिए क्या है इसकी बड़ी वजह। मनरेगा के तहत स्वीकृत 1,57,000 योजनाओं को मनरेगा सॉफ्टवेयर से हटा दिया जाएगा। इसकी वजह इन योजनाओं पर अब तक एक भी पैसा खर्च नहीं किया जाना है। वहीं 279 योजनाओं में सिर्फ सामग्रियों के नाम पर खर्च दिखाया गया है, उस रकम की वसूली भी की जाएगी। मनरेगा की ताज़ा स्थिति की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि मनरेगा के तहत स्वीकृति 1,57,000 योजनाएं अब शुरू ही नहीं की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा, झारखंड में असुरी शक्तियों का राज, सरेआम लूट, हत्या और दुष्कर्म। झारखंड में असुरी शक्तियों का राज कायम हो गया है। प्रदेश में सरेआम लूट, हत्या और दुष्कर्म की घटनाएं घटित हो रही है। 2 वर्ष के शासन में वर्तमान सरकार ने राज्य का विनाश कर दिया है। सिर्फ मुख्यमंत्री, उनके परिजनों तथा मंत्रियों का विकास हो रहा है। ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। यह बात प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने शनिवार को इटखोरी में कही। पूर्व मुख्यमंत्री यहां ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना करने आए थे। झारखंड के जंगलों से घट रहे हैं बाघ, सड़कों पर आने को मजबूर हुए गजराज। जानिए अन्य वन्य जीवों की क्या है स्थिति। हमने विकास के नाम पर न सिर्फ पारिस्थितिक तंत्र को बिगाड़ा, बल्कि वन्य जीवों के अस्तित्व पर भी संकट खड़ा कर दिया। हमारी गतिविधियों के कारण वन्य जीवों की संख्या लगातार कम हो रही है। जंगल हमारी दुनिया की लाइफलाइन है। इसके बगैर पृथ्वी पर जिंदगी की कल्पना तक नहीं की जा सकती। दूसरी तरफ लोग धड़ल्ले से जंगलों को काट रहे हैं। झारखंड पुलिस सिपाही भर्ती में पहले शारीरिक और बाद में लिखित परीक्षा होगा, हेमंत सोरेन ने कहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को ऐलान किया है कि राज्य में सिपाही भर्ती में पहले शारीरिक और बाद में लिखित परीक्षा होगी। इसके लिए सरकार नियमावली में बदलाव कर रही है। कहा कि पूर्व की सरकारों ने पुलिस की छोटी सी नौकरी के लिए लिखित परीक्षा अनिवार्य कर दी थी, लेकिन अब सरकार ने नियम बदल दिया है। इसमें नौकरी करने के लिए शारीरिक क्षमता होगी, उसकी क्षमता दक्षता देखकर पुलिस की नौकरी दी जाएगी। ये बातें सीएम ने चाईबासा में टोंटो स्थित सेरेंगसियों में आयोजित आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान कही। इस अवसर पर 1 करोड़ से अधिक राशि की परिसंपत्ति का भी वितरण एवं 7 करोड़ से अधिक राशि की योजना का शिलान्यास और 1 करोड़ से अधिक राशि की योजनाओं का उद्घाटन हुआ। मुख्यमंत्री ने सेरेंगसिया के शहीद स्थल में वीर शहीद पोटो एवं अन्य शहीदों को नमन किया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग ने प्रशासन को 15.82 एकड़ जमीन की भेजी अधियाचना। उच्च शिक्षा तकनीकी विभाग ने जिला प्रशासन को सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए 15.82 एकड़ जमीन की अधियाचना भेज दी है। यह जमीन रैयती है। पूर्व में यूनिवर्सिटी ने कैंपस के लिए 140 एकड़ जमीन की मांग सरकार से की थी। इसमें आधी जमीन गैर मजरूआ प्रकृति की है। शेष जमीन की मुआवजा का आकलन किया गया तो काफी अधिक बढ़ गया था। इसके बाद मामला ठंडा पड़ गया। योग शिक्षिका राफिया नाज ने ली बीजेपी की सदस्यता। कभी धार्मिक कट्टरपंथियों के रही थी निशाने पर, कभी योग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चर्चित रही राफिया नाज ने शनिवार को रांची में औपचारिक रूप से बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने योग शिक्षिका राफिया नाज को पार्टी की सदस्यता दिलाई। उन्होंने पार्टी की पट्टिका सौंपकर उनका स्वागत किया। भीषण सड़क हादसे में करीब 25 मजदूर घायल। बिहार से पश्चिम बंगाल जा रही थी बस, पलटने से मचा कोहराम। बिहार के गया जिले के सिवतर व ढपलपुर से 60 ईंट भट्टा मजदूरों को लेकर पश्चिम बंगाल के बर्धमान और हावड़ा जा रही सोनू मोनू बस पिछली रात झारखंड में तेज रफ्तार की शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि इस रोड एक्सीडेंट में बस की गति इतनी तेज थी कि यहां राजगंज 6 लेन पर राजगंज टूरडी के समीप डिवाइडर से टकरा गई। बीच सड़क पर पलट गई। इससे बस में सवार 20-25 महिला पुरुष मजदूर और उनके बच्चे घायल हो गए। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
बस यात्रियों की माने तो ड्राइवर व कंडक्टर ने शराब पी थी। इसके बाद तेज गति के कारण बस पलट गई। ओमिक्रॉन के खतरों को लेकर झारखंड ने की खास तैयारी, अस्पतालों में बनाए आइसोलेशन वार्ड। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ने भारत समेत पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया है। ऐसे में इस नए स्वरूप से सावधान रहना बहुत जरूरी है। कोरोना ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार से आशंकाओं को देखते हुए झारखंड में विदेश यात्राओं से लौटे लोगों को खास निगाह रखी जा रही है। अगर इनमें से कोई कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो उन्हें हॉस्पिटल में बनाए गए विशेष आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। जो लोग कोविड नेगेटिव पाए जाते हैं उनके लिए भी 7 दिनों तक क्वारंटाइन रहना और 8वें दिन कोविड टेस्ट करना अनिवार्य किया गया है। झारखंड की 4,500 दीदियों ने बदल डाली बैंकिंग की परिभाषा, हर महीने कर रही 120 करोड़ की ट्रांजैक्शन। झारखंड के लोगों की तकरीबन 4,500 महिलाओं ने बैंकिंग की परिभाषा बदल डाली है। बैंकिंग कॉर्पोरेशन सखी के रूप में कार्यरत ये महिलाएं हर महीने 120 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का ट्रांजैक्शन कर रही है। इसके जरिए दूर दराज के गाँव में भी बैंकिंग की सेवाएं लोगों के दरवाजे तक पहुंच रही है। अब बुजुर्गों को पेंशन के लिए घर से 10-20 किलोमीटर दूर बैंक पहुंचकर लंबी लाइन में खड़ा नहीं रहना होगा। दिन भर खेत में काम पर से 2 पैसे बचाने वाले किसान हो या सरकारी छात्रवृत्ति का लाभ पाने के छात्र, सबको बैंकिंग की सहूलियत घर बैठे मिल रही है। गांव के लोग इन्हें बैंक वाली दीदियों के रूप में जानते हैं। अब खबर खेल जगत से। नेशनल गेम्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई झारखंड की महिला फुटबॉल टीम। झारखंड की महिला सीनियर फुटबॉल टीम 2022 में खेले जाने वाले नेशनल गेम्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। केरल में खेले जा रहे सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप राउंड से ही झारखंड की टीम बाहर हो गई। अब झारखंड की टीम फाइनल राउंड में नहीं खेल पाएगी। इस ग्रुप से गोवा की टीम फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर गई है। इसी चैंपियनशिप के आधार पर बेस्ट 8 टीम नेशनल गेम्स में अपने अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगी। सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में झारखंड ने कर्नाटक और दिल्ली की टीम को से जीत दर्ज की थी। वहीं गोवा से मुकाबला हार गई थी। गोवा ने झारखंड व कर्नाटक को हराया था और दिल्ली के साथ मैच 1-1 गोल से ड्रॉ खेला था। खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं। झारखंड के पड़ोसी राज्यों से कांग्रेस का बड़ा आरोप, टेट पेपर लीक कांड में भाजपा को ठहराया जिम्मेदार। कांग्रेस ने यूपी में शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में भारतीय जनता पार्टी की संलिप्तता होने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले के तार सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जुड़े होने के सबूत मिले हैं। यूपी विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता आराधना मिश्रा मोनू ने शनिवार को संवाददाता सम्मेलन में टेट पेपर लीक मामले में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि विशेष कार्य बल ने मुख्य आरोपी राय अनूप प्रसाद को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि अनूप प्रसाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गिरिडीह जिले गोरखपुर का रहने वाला है और बिहार के नरकटियागंज क्षेत्र से भाजपा विधायक रश्मि वर्मा का भाई है। जनवरी फरवरी के बीच आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। जानिए ओमिक्रॉन के प्रभाव को लेकर क्या बोले वैज्ञानिक। भारत में तीसरी लहर आना लगभग तय हो गया है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंटल ओमिक्रॉन का प्रभाव दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक दिखने लगेगा। जनवरी अंतिम सप्ताह या फरवरी की शुरुआत में ओमिक्रॉन का पीक होगा। आईआईटी के वरिष्ठ वैज्ञानिक पद्मश्री प्रो मनिंद्र अग्रवाल ने नई स्टडी की है। अध्ययन के मुताबिक तीसरी लहर दूसरी लहर की तरह घातक नहीं होगी। प्रो अग्रवाल ने अपने गणितीय मॉडल सूत्र के आधार पर यह निष्कर्ष निकाले हैं। इससे पहले प्रो मनिंद्र ने गणितीय मॉडल सूत्र के आधार पर ही दूसरी लहर के बाद की नए म्यूटेंट के आने की तीसरी लहर की आशंका जताई थी। पटना वासियों का सौगात, अदालतगंज तालाब परिसर जनता के लिए खुला। 9 वार्डों में जन सेवा केंद्र मिलेगी सुविधाएं। पटना वासियों की शाम अब और खुशनुमा होने वाली है। पटना स्मार्ट सिटी बहुप्रतीक्षित योजना अदालतगंज तालाब का पुनर्विकास सहित 4 योजना का काम पूरा हो चुका है। अब इन योजनाओं को पटना वासियों को समर्पित कर दिया गया है। शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्चुअल माध्यम से पटना की 4 योजना का उद्घाटन और 6 योजना का शिलान्यास किया। अदालतगंज तालाब में पटना वासियों को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ पर संगीत की लय पर पानी के फव्वारों के नृत्य का लुत्फ पटनावासी उठा सकेंगे। गरीब के पक्के मकान का सपना साकार, सीएम नीतीश ने 12,000 लोगों को सौंपी घर की चाबी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बने 12,352 आवास की चाबी लाभार्थियों को सौंपा। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत कुल 79 स्वयं सहायता समूहों के बीच में 5.81 करोड़ रुपए का कर्ज वितरित किया गया। इसके अलावा स्मार्ट सिटी से जुड़ी योजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास सीएम नीतीश ने किया।
इसमें अदालतगंज तालाब पुनर्विकास परियोजना, जन केंद्र, इंटेलिजेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, इंटीग्रेट कमांड एवं कंट्रोल सेंटर, मंदिरा नाला का विकास, पटना स्टेशन से 440 मीटर सर्वे का निर्माण, एसके मेमोरियल हॉल की फेस लिफ्टिंग और ई टॉयलेट आदि शामिल थे। पुलिस पर नहीं रहा भरोसा, एमपी में बसपा ने बना ली फोर्स, कहा अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं की करेंगे रक्षा। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने खुद की सिक्योरिटी फोर्स तैयार कर ली। सीधी जिले से बसपा कार्यकर्ताओं ने तर्क दिया, अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं की रक्षा के लिए उन्होंने यह फोर्स बनाई। इसमें बाकायदा इंस्पेक्टर से लेकर कांस्टेबल तक की रैंक तय की गई। बसपा सीधी जोनल इंचार्ज राम मिलावन रजक के कहा कि पार्टी ने अपने सुरक्षा बल के लिए पुलिस से भी इजाजत ली है। कर्नाटक सरकार ने कहा, भारत का पहला ओमिक्रॉन मरीज निजी लैब से निगेटिव रिपोर्ट लेकर देश से भागा। कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को स्वीकार किया कि भारत में कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मरीज एक निजी लैब से निगेटिव कोविड-19 रिपोर्ट हासिल कर देश से भागकर दुबई चला गया। राज्य के मंत्री आर अशोक ने कहा कि हमने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और ये देखेंगे किस सांग्री-ला होटल से व्यक्ति फरार हुआ, वहां क्या चूक हुई है। तमिलनाडु ने राज्य की सरकारी नौकरियों के लिए तमिल भाषा की परीक्षा को किया अनिवार्य। तमिलनाडु सरकार ने राज्य की सरकारी नौकरियों के लिए तमिल भाषा परीक्षा को अनिवार्य कर दिया है। राज्य सरकार ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है। तमिलनाडु के वित्त मंत्री पी.टी. राजन द्वारा साझा की गई है के मुताबिक राज्य में सरकारी नौकरी पाने के लिए आवेदकों को इस परीक्षा में कम से कम 40% अंक हासिल करने होंगे। पीएम मोदी ने किया दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देहरादून में दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारों का शिलान्यास किया। 8,300 करोड़ बजट वाले इस आर्थिक गलियारे से दोनों शहरों के बीच यात्रा समय घटकर 2.5 घंटे रह जाएंगे और इस पर एशिया के सबसे लंबा 12 किलोमीटर वाइड लाइव एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कुल 18,000 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन व शिलान्यास किया। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।